नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री धामी ने ली सभी जिलाधिकारियों की वर्चुअल बैठक। 14 से 22 जनवरी 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव, पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य आयोजन के निर्देश। चमोली जेपीअध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा सरकार बदले की भावना से कर रही काम, तो बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी पहुंची देहरादून। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दी जानकारी। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। लोहाघाट में यूजर चार्ज की वसूली से व्यापारियों में रोष। कहा मनमाने तरीके से की जा रही वसूली, एसडीएम से की आदेश वापस लेने की मांग। और जोशीमठ के रेणी गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। कहा मनमानी तरीके वन संपदा जलकर हुई खाक। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम जुटी आग बुझाने में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक कर निर्देश दिए कि 14 से 22 जनवरी 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित देवभूमि उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल के पिता राधेश्याम कंसवाल से परिवार के साथ भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। सविता जी और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवमयी यात्रा के अभिन्न अंग हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निंबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में यूथ एज जॉब क्रिएटर्स थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और नशामुक्त अभियान से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों के खेल मैदानों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूलों महाविद्यालय के शैक्षणिक समय के पश्चात इन खेल मैदानों का उपयोग खेल प्रेमियों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सराहनीय काम करने वाले युवक और महिला मंगल दलों को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित भी किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवावस्था जोश और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण होती है। उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में बनने जा रहे राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अब भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि यह स्पोर्ट्स कॉलेज आवासीय होगा, जहां बालिकाओं को पढ़ने और खेलने के साथ ही आवास की सुविधा भी प्राप्त करवाई जाएगी। हमने ये देखा है कि बालिकाओं का एक भी स्पोर्ट्स कॉलेज जो है पूरे अपने उत्तराखंड में विद्यमान नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और उसे एक घोषणा के रूप में कि बालिकाओं का भी स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, उस रूप में उनकी घोषणा की गई। और मुझे कहते हुए और आप सबको बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि अपने प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वह लोहाघाट में बनेगा
लोहाघाट में भूमि का हस्तांतरण की कार्रवाई भी होगी है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के तर्ज पे ही बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो बालिकाएं खेल की प्रतिभा रखती हैं उनके लिए खेलना कूदना और पढ़ना लिखना दोनों एक साथ पर एक प्लेटफॉर्म पर संभव हो सके, उसी की परिकल्पना है गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज। तो आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेते हुए भूमि पूजन लोहाघाट में करते हुए बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने चंपावत के कलेक्ट्रेट परिसर से मायावती आश्रम तक 16 किलोमीटर की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 20 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। जनपद में आम जनमानस को निर्वाचनों में 100% मतदान करने और अपनी वोटर आईडी बनाने के साथ वाहन दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देने आदि के बारे में जागरूक किया गया। साइकिल रैली में प्रथम स्थान शुभम जोशी, द्वितीय प्रदीप जोशी और तृतीय ऋषभ रावत ने प्राप्त किया। दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से चंपावत से मायावती आश्रम तक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इस आयोजन को हमने स्वीप गतिविधियों के साथ भी जोड़ा था, ताकि इसको हम लोगों को ये आने वाले लोकसभा के मद्देनजर लोगों को जागरूक कर सकें। साथ ही हम सड़क सुरक्षा सप्ताह से भी हमने इसको जोड़ा था कि ताकि लोगों को ट्रैफिक के रूल भी हम बता सकें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर डोईवाला में भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति से जुड़े मनीष सजवान ने बताया कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो दुर्गा चौक पर होने वाली राम कथा में आकर हाजिरी लगाएंगे तो उन्हें अयोध्या में होने का एहसास होगा। कथावाचक आदित्यनंद जी महाराज भगवान राम की लीलाओं का सुंदर व्याख्यान करेंगे और राम भक्त इस कथा का श्रवण कर 22 जनवरी के दिन को यादगार मनाएंगे। मंदिर तक आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में घर से निकलती है और बहुत उत्साहित है। और जो 5 साल का जो हमारे खत्म हुआ है, वाकई अपने में बहुत सुखद विषय है। हम इसे आप सभी उसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। दिवाली जलाकर दीप जलाकर के भगवान के आगमन का बहुत भव्य तरीके से, क्योंकि राम राज्य आने वाला है, इसलिए राम राज्य में सब मनाएंगे उत्सव से, खुशी से। लोहाघाट नगर पालिका के द्वारा व्यापारियों और नगरवासियों में यूजर चार्ज लगा दिया गया है, जिस कारण नगर का माहौल गर्मा गया है। इस मामले को लेकर लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि पालिका द्वारा यूजर चार्ज लगने से उनके बोर्ड को बेवजह इसके बदनाम किया जा रहा है, जो कि उन्हें बदनाम करने की ही साजिश है। वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब उनका या उनके बोर्ड का नाम घसीटा गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। ये जनता में एक गलत मैसेज किया था कि नगर पालिका परिषद जो बोर्ड है उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था। आज दूध का दूध पानी हो गया। 16 सत्र में एक नगर पालिका में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें जनता से आपत्ति मांगी गई थी। उसको लेकर प्रशासन द्वारा यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, जो सरासर गलत है। और मैंने साफ लफ्जों में प्रशासन को और ईओ मैडम को लफ्जों में कहा कि अगर बोर्ड को बदनाम किया गया तो या तो आपकी कोई सोची समझी चाल है और आप अपने बयानों से बयान नहीं सुधारते हैं तो मैं आत्मदाह को तैयार हूं और उप जिला अधिकारी के सम्मुखीन में आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं पुनः इनको चेतावनी देता हूं कि बोर्ड को बदनाम न किया जाए। आपने जो करना है करिए, जनता को हित को ध्यान में रखते हुए करिए। जनता परेशान है, मोहल्लों में कुड़ी गाड़ी नहीं जा रही है और ये बोर्ड को बदनाम करने में लगे हैं। खटीमा के किलपुर वन रेंज में हाथी के हमले में नौगावानाथ निवासी 50 साल के मदन राम की मौत हो गई। मदन राम पत्ते लेने गया था। जंगल से घर न लौटने पर परिजन और ग्रामीण जंगल में खोजने के लिए गए तो किलपुरा वन रेंज के प्लॉट संख्या 3 और 4 में जंगल के 200 मीटर अंदर मदन राम का शव बरामद हुआ। बजे गए, ये घटना हुई है नौगावानाथ में। अचानक से गए, हाथी ने मारा उन्हें। सुबह मॉर्निंग में मिली है उनकी डेड बॉडी 7 बजे। सर ये हमें ऐसे पता लगा, गांव वालों के जरिए पता लगा। गांव वाले गए थे ना जंगल, उनके जरिए पता लगा। फिर हम लोगों ने फिर रात में वेट भी किया, 6 बजे तक नहीं आए हो। फिर उसके बाद मॉर्निंग में छानबीन करी, गांव वालों को लेकर इकट्ठा करके
मॉर्निंग में मिली है 11 बजे। हमको जानकारी प्राप्त हुई कि तराई पूर्वी वन प्रभाग की किलपुरा रेंज से कि किलपुरा बीट में जो उसके प्लॉट संख्या 3 और 4 है उसके सीमा क्षेत्र पे मिलान पर पे एक व्यक्ति की हमको शव प्राप्त हुआ है। हमने उसका मुआयना किया, वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया तो पता चला कि वो जो शव है वो मदन राम जी का है और उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। और प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि वे ये घास काटने के उद्देश्य से शायद वन क्षेत्र में आए थे और हाथी के हमले में संभवतः उनकी मृत्यु हुई है। तो आगे की कार्रवाई भी जारी है और स्टाफ को भी निर्देशित कर दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है, लेकिन कई जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इनमें से एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हैं। इसको लेकर अब भाजपा में भी कांग्रेसियों पर हमला शुरू कर दिया है। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का और सनातन सभ्यता का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। मैं अगर जो बात करूं 1951 में जब सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर की स्थापना का विषय था, तब नेहरू जी ने एक पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने न आने के लिए लिखा था। उस पर क्या क्या चीजें लिखी गई थी वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी प्रकार आज जिस प्रकार से नेहरू ने किया था उसी प्रकार से आज ये कांग्रेस कर रही है। मैं समझता हूं और ये साफ हो गया है आज से कि कांग्रेस के डीएनए में सनातन संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म का विरोध करना हमेशा शामिल है। निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया ऊर्जा निगम ने वसूला, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए। वहीं ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। हुए उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और जब पेमेंट होगा उनका और 6 महीने के लिए फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। जब वो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही उनके कनेक्शन जुड़ेंगे। तो आगे से ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लिया जाए, ऐसे उपभोक्ताओं से आगे से चेक ना लिए जाए, क्योंकि होता क्या है जब डिस्कनेक्शन की टीम जाती है लोग चेक पकड़ा देते हैं, जब उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनको मैं एसडीओ वगैरह को निर्देशित किया है, अगर कंडीशन किसी की आदमी ठीक नहीं तो उससे चेक ना लिया जाए, कैश ही जमा करवाई जाए, जिससे कि हमें बाद में की असुविधा हो रही है वो करें। तो उस टाइम पे कंज्यूमर बचने के लिए चेक दे देता है और बाद में चेक बाउंस हो जाता है। कितने करोड़ के अभी आपके चेक बाउंस? 2 करोड़ के करीब है, पिछले महीने हुए हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कमिश्नर दीपक रावत ने जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। रुद्रपुर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत ने सबसे पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद कमिश्नर ने जिला अस्पताल की डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद मरीजों ने दवा न मिलने की शिकायत की। कमिश्नर ने जब जांच की तो अस्पताल में कैल्शियम, आयरन जैसी बेसिक दवाइयों की कमी मिली। औषधि स्टोर के निरीक्षण में स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाइयों में धांधली का मामला सामने आया। बाद में रावत ने अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कमिश्नर रावत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त बजट होने के बाद भी जरूरी उपकरणों का अभाव है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है। एक तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है और जो भी यहाँ पे आते हैं पूछताछ के दाएं बाएं गुजर रहे हैं। सेकेंडली जो दवाइयों का सिस्टम है वो बहुत बेसिक दवाइयाँ जैसे कैल्शियम, आयरन की भी हैं, वो भी आपके स्टॉक में नहीं है, जिससे कि अननेसेसरी पेशेंट परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। इसको नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
थर्डली जो आप परचेजेस भी कर रहे हैं, जो मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे देखा फार्मेसी में, उसमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसकी एक जांच मैं CDO उधमसिंह नगर को दे रहा हूँ। वो बारीकी से इसको देखेंगे कि जो अनियमितताएं हैं क्यों हो रही हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। भू कानून संघर्ष समिति द्वारा कचहरी स्थित शहीद स्मारक में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आंदोलन को समर्थन दे रहे 50 संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक ठोस रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि भू कानून संघर्ष समिति द्वारा 15 जनवरी को बागेश्वर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू नदी में विसर्जन की जाएंगी। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल महारैली का आयोजन कर मूल निवास और भू कानून की मांग की जाएगी। हमारा एक कार्यक्रम बागेश्वर में है, वहाँ पर हम युवाओं ने तय किया है कि हम अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो प्रतियाँ उनको बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल महारैली होगी, इसको लेकर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि जितने हमारे आंदोलनकारी उत्तराखंड मूवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, उनके घर हमारी संघर्ष समिति की टीम जाएगी और वहाँ से मिट्टी लेकर हम शहीद स्मारक देहरादून आएंगे। ये भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इस मूवमेंट से लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर अभियान जारी है। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। इस दौरान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी के हॉटस्पॉट चिन्हित करें। इन जगहों को CCTV कैमरों से कवर किया जाएगा। इससे पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकेगी। इस दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को डॉग स्क्वाड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया। SP GRP अजय गणपति ने GRP के कार्यक्षेत्र और पिछली बैठक के एजेंडे के अनुपालन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। राज्य रेलवे सुरक्षा समिति की जो है एक सालाना बैठक होती है, तो इस साल की बैठक जो है वो पुलिस मुख्यालय में की गई, जिसमें हमारे यहाँ 2 सेक्टर जो है रेलवे के, एक नॉर्दर्न सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर। तो इस तरह जो ये हमारा देहरादून सेक्टर जो पूरा आता है, देहरादून, हरिद्वार, और ये जो सेक्टर आता है ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है। और उस तरह जो काठगोदाम और जो टनकपुर वो जो सेक्टर आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर में आता है। तो दोनों जो है सेक्टर्स के जो है उच्च अधिकारी रेलवे के कल पुलिस मुख्यालय में हमने समन्वय बैठक करी, जिसमें सुरक्षा से रिलेटेड RPF के भी आए थे और एडमिन से रिलेटेड जो है वो उनके मंडल अधिकारी भी आए थे रेलवे से। खबर लोहाघाट से है, जहां नगरपालिका द्वारा 2 जनवरी से नगर क्षेत्र में लोगों और व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें शासन द्वारा तय की गई दरों से यूजर चार्ज लिए जा रहे हैं। वहीं पालिका द्वारा यूजर चार्ज लेने का व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि पालिका ने व्यापारियों और नगर के लोगों को विश्वास में लिए बिना मनमाने तरीके से यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी है, जिसका विरोध करते हुए व्यापारियों ने इस मामले में SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मुलाकात कर यूजर चार्ज लेने का विरोध किया और वापस लेने की मांग की। चार्जेस को लेकर जो यहाँ के व्यापारी थे उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति थी, जो उनकी जानकारी में नहीं था कि इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये उत्तराखंड शासन द्वारा 2016 में लागू किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन लोहाघाट में लेट हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से EO को निर्देशित कर दिया गया था कि वो इसकी दरों को लागू करें। हाँ, यूजर चार्जेस शहर में लेने लागू हमने स्टार्ट कर दिया है और व्यापारियों को भी उसकी दरों से अवगत करा दिया। ये व्यापारियों का थोड़ा सा गतिरोध इस बात को लेकर था कि जो यूजर चार्जेस हैं वो छोटी और बड़ी दुकानों को लेकर था कि व्यापारियों अभी समय उनका मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गलत है, हमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। इसमें सभी की एक सामूहिक एक बैठक ली जाती है और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार से एक शासन का एक निर्देश आया है कि यूजर चार्ज लिए जाएं और जनता के सामने बैठक करके इसका कोई एक उचित मूल्य एक तय किया जाता है। और ये बहुत असमानताएं हैं, किसी से 20 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया। इसमें हम सभी इसका विरोध करते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। हम चाहते हैं कि नगरपालिका की कोई इनकम के अर्निंग के कोई साधन बढ़ाने हैं, कोई नियम आया है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है जिसका हम सब विरोध करते हैं। नगरपालिकाओं को जो हर नगरपालिका का किसी भी शुल्क को लगाने का एक बायलॉज बनाया जाता है, तो उस उपविधि के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं
और जो प्रदेश के अन्य निकाय हैं वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा रुड़की प्रेस से हमारा 56 नोटिस गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई उसकी दरें थी वो अप्लाई की। रुड़की नगर निगम ने सिविल लाइंस पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान जेसीबी द्वारा खंभों पर लगाए गए बोर्ड हटाए गए, साथ ही सिविल लाइंस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहा। निगम के मौजूद कर्मचारियों ने कैमरे के सामने के लिए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देहरादून का कूड़ा मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से बीते कई दिन से लगातार कोशिश की जा रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून की तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 जगहों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया। नगर निगम का लक्ष्य 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से कूड़ेदान मुक्त शहर बनाना है। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। लोहाघाट की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज लोहाघाट से पंचेश्वर रोड को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली का शिकार है। डेंसली ग्राम प्रधान सुरेश सिंह बिष्ट ने बताया कि डेंसली गांव से गुजरने वाली ये सड़क यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इस सड़क का काफी महत्व है। ये सड़क देवीधार मंदिर श्रृंखलाओं को भी जोड़ती है, जहां रात दिन लोगों की आवाजाही रहती है। इस सड़क से पुल्ला, पंचेश्वर आदि जगहों से आने वाले वाहनों के लिए लोहाघाट पहुंचने के लिए शॉर्ट रास्ता होने के कारण वाहनों का काफी दबाव रहता है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस रास्ते में चलने के लिए कोई भी चालक तैयार नहीं। ग्राम प्रधान सुरेश बिष्ट ने गांव के प्रमुख लोगों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान से मुलाकात कर सड़क निर्माण की मांग की। इस रोड के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। कई बार हमने इस पर प्रस्ताव भी दिया, ग्रामवासियों के साथ में भी हम लोग यहाँ पे कई बार विभाग के पास आए हैं, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। और इसमें कई हादसे हो चुके हैं, कई महिलाएं स्कूटी से गिर चुकी हैं। और आज भी हम गए थे एक्शन साहब के पास, उन्होंने कहा है, हमने ग्रामवासियों ने कहा है कि भाई अगर इसमें अगर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामवासी दिवस में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। सीमांत घाटी की रैणी गांव के जंगलों में देर शाम को भीषण आग लग गई, जिसके चलते वन विभाग की लाखों करोड़ों की वन संपदा पूरी तरह से जल गई। आपको बता दें कि रेणी गांव के जंगलों में अचानक आग लगने से आसपास के गांव में भी काफी दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई है। जंगलों में आग इतनी भयानक लगी है कि उसे बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों को काफी लंबा वक्त लग सकता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।